नमस्कार दोस्तों, विजुअल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने 71st बीपीएससी पीटी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया था और उसमें आप सभी को हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी की क्लासेस मिल चुकी हैं। आज से मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की क्लास आरंभ करने वाला हूं। तो ज्योग्राफी की इस पहली क्लास में मैं आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की सैर कराऊंगा आज, ठीक है। देखिए, ये क्लास आप जब भी देखें, देखने से पहले आप ये श्योर कर लें कि आपके पास एक एटलस जरूर हो। खासकर ये वाला एटलस थोड़ी पुरानी लग रही होगी, नया एडिशन आपके पास अवश्य होना चाहिए। ये एटलस आपके पास होगा ना, तो जो भी मैं लोकेशन बताऊंगा उसको पकड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सैर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे कोने पकड़ेंगे जहां से पूरे ऑस्ट्रेलिया की सैर करने में आसानी हो जाए। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये वाले सिरे से। ये वाला सिरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, केप योर्क पेनिनसुला है ये। मतलब और भी पेनिनसुलाज हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये पहला पेनिनसुला है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर एक जगह है जिसका नाम है वीपा। ये जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉक्साइट की बहुत बड़ी खदान यहाँ पे पाई जाती है और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वीपा का संबंध किससे है। वैसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि आप एक्टिव होके ये क्लास देख रहे थे। इसके अलावा इधर से बाएं तरफ जाएंगे आप तो आपको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया दिखाई देगा। इसके साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक केर्न नाम का शहर दिखाई देगा। केर्न की खासियत यह है कि केन और डार्विन, यहाँ पे आपको डार्विन दिखाई देगा, ये दोनों जगह अमेरिका के नेवल बेसेस हैं। कैप योर्क पेनिनसुला के साथ साथ अर्नहैम भी दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां भी बॉक्साइट मिलता है, यहां भी बॉक्साइट मिलता है, लेकिन बॉक्साइट के साथ साथ यहाँ पे यूरेनियम भी आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे यदि, तो ये आपको एक टाउन दिखाई दे रहा होगा, ब्रिस्बेन। जैसे हमारे यहाँ सब्जी मंडी है हापुड़, उसी तरीके से ये ब्रिस्बेन भी सब्जी मंडी के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया में साधारण कृषि नहीं होती है, ट्रक फार्मिंग बोलते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे कमर्शियल फार्मिंग होती है ऑस्ट्रेलिया में। और एक एक ट्रक जो है ना, जैसे हमारे यहाँ ट्रक होता है तो उसमें एक ट्रॉली लगी होती है, ऑस्ट्रेलिया में एक साथ 10-10, 15-15 ट्रॉलीज लगी होती हैं। वो जब चलती हैं तो ऐसा लगता है कि रोड पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं। तो रोड ट्रेन यहाँ पे एक तरह से आपको दिख जाता है, रोड ट्रेन। ठीक है, ब्रिस्बेन के पश्चिम की तरफ एक जगह है जो आपको इसमें दिखाई नहीं देगा, उसका नाम है इप्सविक। ये जगह कोयले के खदान के लिए प्रसिद्ध है। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे हम लोग तो आपको, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास देखने में आपको क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। बहुत सीरियस होकर ये क्लास लिया जा रहा है ताकि आपका काम बन सके। सिडनी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, सिडनी। अब सिडनी की खासियत यह है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले श्वेत बस्ती यहीं बसी थी। अब ये मतलब है क्या, श्वेत बस्ती का मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड में जिन लोगों को काले पानी की सजा होती थी ना, उनको यही भेज दिया जाता था, सिडनी में।
आज के तारीख में आप लोग जानते ही हैं क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये जगह। इसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे तो कैनबरा दिखाई दे रहा होगा। कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी से पहले एक और सिटी आती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उस सिटी का नाम है न्यू कैसल। सिडनी से पहले। अब न्यू कैसल के साथ क्या सीन है? न्यू कैसल में आपको यहाँ पे कोयला बहुत मिलता है, लेकिन एक जगह है जो आपको पता होना चाहिए, हंटर वैली। अगर पढ़ने में दिक्कत हो बताइएगा, अगली बार से थोड़ा सुधार हो जाएगा इसमें। हंटर वैली। हंटर वैली भी कोयले के खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने दो अभी तक बता दिया, इप्सविक और हंटर वैली दोनों ही कोयले के खदान के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो प्लेस है जो आपको पता होना चाहिए, आप देखेंगे अगला प्लेस विक्टोरिया में आ जाइए आप। विक्टोरिया में एक जगह है जो आपको पता होना चाहिए, जिप्सलैंड। और ये भी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इधर जो कोयले मिलते हैं ना, भारत में पारादीप और विशाखापत्तनम में आयात किया जाता है, तो इसका भारत से भी कनेक्शन है। और जो सब्जी मंडी मैंने ब्रिस्बेन में बताई थी, उसी तरीके से भारत में भी हापुड़ में आपको सब्जी मंडी दिखाई देती है। तो पूरा गायब हो गया? ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अंडू करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। हम लोगों ने एक कोना पकड़ा हुआ है और धीरे धीरे हम क्या करेंगे ना, एक बार राउंड लगा लेंगे ताकि आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पता चल जाए। खास करके मिनरल के लिए वो प्रसिद्ध हैं और आपसे सवाल पूछे जाते हैं मिनरल पर, तो इसलिए आप इसे नोट जरूर करते जाइएगा। आगे जब बढ़ेंगे आप, हम लोग विक्टोरिया में आ चुके हैं और हमने एक स्थान देखा यहाँ पे, जिप्सलैंड। इस इलाके में हमने देखा खेती हो रही थी। क्यों हो रही थी बाद में हम समझेंगे, पहले ये कुछ जो प्लेसेस हैं वो आपके दिमाग में चढ़ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब इधर आएंगे इस साइड में, तो आपको दो जगह दिखाई देगा एटलस में, कालगुरली और कुलगार्डी। कालगुरली और कुलगार्डी मैं लिख देता हूं। कालगुरली और कुलगार्डी, ये दोनों स्वर्ण नगरी है, मतलब सोने के लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण खनन होता है यहाँ पे। स्वर्ण नगरी। अब इसके ऊपर आप जाएंगे, इस स्थान पर तो आपको हेमर्सले रेंज मिलेगा। नाम है हेमर्सले रेंज। हेमर्सले रेंज में एक स्थान है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, और उस स्थान का नाम है, थोड़ा सा इंक बदलना पड़ेगा, उस स्थान का नाम है पीलबरा। बहुत बार पूछा जा चुका है। पीलबरा लोहे के लिए प्रसिद्ध है, लोहे की खदान है ये।
आराम से इस वीडियो को देखना है, एटलस के साथ देखना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आप इसे हल्के में मत लीजिएगा। हेमरस्ले रेंज के जब आप आगे जाते हैं तो आपको किम्बरले प्लेट मिलता है। कहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्सा किम्बरले प्लेट के साथ ही आपको ये साइड में ये जो दिखाई दे रहा है 80 माइल बीच, इसको बोलते हैं 80 माइल्स बीच, फेमस बीच है। और उसी तरीके से साउथ में जब ये इधर आप आएंगे तो आपको नल्लार बोर प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। नल्लार बोर प्लेन चूने पत्थर की प्लेन है, बहुत सपाट है और रेलवे बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से इसमें रन करती है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के रूट में ये पड़ती है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे पर्थ से एडिलेड के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। एडिलेड, खासियत ये है कि जब शुरू शुरू में ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे का निर्माण हुआ था तो एक से ज़्यादा मीटर गेज के इस्तेमाल हुए, मतलब एक से ज़्यादा गेजेस का इस्तेमाल हुआ था, एक से ज़्यादा इंजन लगते थे। बाद में इनको स्टैंडर्डाइज किया गया, लेकिन अभी भी इसमें एक नैरो गेज आपको दिखाई देगा और दूसरा स्टैंडर्ड गेज दिखाई देगा, बिल्कुल सपाट है। तो इसमें नोटिस करने वाली बात ये थी। हम लोगों ने एक मोटा मोटी चक्कर लगा लिया। इसमें एक और चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए, यहीं पे है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट के साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। मैं यहीं पे लिख देता हूँ। एक होता है गल्फ, एक होता है बे, एक होता है साउंड और एक होता है बाइट। इनको अगर एक साथ बोला जाए तो तट पर बनी हुई आकृतियां हैं ये। गल्फ थोड़ा सा संकरा होगा इस टाइप से, बे थोड़ा ज़्यादा खुला होगा इस तरीके से, साउंड का गल्फ के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है खुलापन, और बाइट का जैसे कि आपने अभी देखा इसमें इसमें जो आप अभी देख रहे थे, बाइट का आकार आपको ये दिखाई दे देगा। तो आप ये समझिए कि तट पर एक निवेशिका है, मतलब जलभृति और पानी और जो स्थल होता है उनके बीच का ये आपको एक विशेष प्रकार का तटीय आकार दिखाई देगा। बाइट के साथ साथ बे, साउंड और गल्फ, बाकी जो हैं ये, इनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट पूरा हो गया, हम थोड़ा सा बीच में देखते हैं कि डेजर्ट का क्या सिचुएशन है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। इसके अलावा यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट दिखाई दे रहा होगा, और एक और डेजर्ट होता है स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट। स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट, देखिए इनके संदर्भ में कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। एग्जाम में पूछेगा कैसे, सीधे तौर पे ये पूछ सकता है कि गिब्सन डेजर्ट कहाँ मिलता है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ है, सिम्पसन डेजर्ट या फिर स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है कौन से देश में पड़ता है। बहुत मुश्किल बनाना होगा ना, तो ये आपसे पूछेगा कि ग्रेट सैंडी और गिब्सन डेजर्ट के बीच में कौन सा रेंज पाया जाता है, तो ये आप देखिएगा मैकडोनल रेंज, ठीक है।
और गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट के बीच में आपको मस्ग्रेव रेंज यहां पे दिखाई देगा, यहां पे कुछ और नाम दे रखा है, मस्ग्रेव रेंज, ठीक है। और दोनों के बीच में एक आयर्स रॉक पाया जाता है, नाम यहां पे उल्लूरू दे रखा है, ठीक है। उल्लूरू को आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की जो मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिनल, उनके लिए ये पर्वत जैसे हम लोगों के लिए गोवर्धन पर्वत होता है, बहुत पवित्र पर्वत है, उसी तरीके से उनके लिए ये उल्लूरू नाम का जो पर्वत है, चट्टान है, बहुत पवित्र पर्वत माना जाता है। यहाँ पर वो अपने पूर्वजों की पूजा वगैरह करते हैं आके। देखिए है क्या ना कि ये आपसे ऑब्जर्वेशन के आधार पर सवाल पूछे जा सकते हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है उसमें आपने क्या देखा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट के बीच में मैकडोनल रेंज है, मस्ग्रेव रेंज है, ठीक है। और गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के बीच में आपको मस्ग्रेव रेंज दिखाई दे रहा है। और मैकडोनल और मस्ग्रेव रेंज के बीच में एक चट्टान मिल रही है हमको, जिसका नाम उल्लूरू यहाँ पे दिख रहा है, उसको आयर्स रॉक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अब डेजर्ट के संदर्भ में और आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगर क्लास बोरिंग लगे तो बताइएगा, कुछ उपाय किया जाएगा बोर न होने का। ग्रेट सैंडी डेजर्ट में आप देख रहे हैं सैंडी नाम दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये बलुई रेगिस्तान है, रेत ज्यादा मिलेगा, तो इसके लिए एक तकनीकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, एर्ग। बलुई रेगिस्तान होगा उसके लिए एर्ग शब्द का इस्तेमाल होता है। गिब्सन डेजर्ट में छोटे छोटे पेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, वो है रेग। पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, मैं यही मान के चलता हूं। और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट चट्टानी डेजर्ट है और इसके लिए हम्मादा शब्द का इस्तेमाल होता है। इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा, लेकिन जान जाइए बात चली है तो इसको भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ये हमने डेजर्ट के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ पठार मिलेंगे आपको, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ये मैप मैंने इसलिए लिया था कि कुछ कुछ चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी, तो आपको मान लीजिए एटलस न भी हो तो रिलेट करने में उतनी मतलब दिक्कत ना हो, अदरवाइज मैं सीधा आउटलाइन लेके ही बताता आपको। ये तरीका मेरा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब बार्कले टेबल लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। बार्कले टेबल लैंड के साथ साथ आपको यहाँ पे बकलैंड टेबल लैंड भी दिखेगा, बकलैंड टेबल लैंड। अब टेबल क्या है, टेबल थोड़ा सा ऊंचा होता है, ऊपर से सपाट होता है। और पठार का डिफिनीशन भी यही होता है कि थोड़ा ऊंचा होगा समतल भूमि से, और ऊपर की जो चोटी होगी वो नुकीली ना होके, उसकी ऊंचाई तिर्यक ना होके समतल होगी, ठीक है। तो ये टेबल लैंड से बिल्कुल साफ है कि ये मतलब ऑस्ट्रेलिया के पठारी क्षेत्र हैं और यहाँ पे खनिज ठीक ठाक मिलता है। बीच में कुछ जगह हैं जो आपको पता होना चाहिए, उनमें भी कुछ कुछ मिनरल वगैरह पाए जाते हैं और वहां से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर ये वाला जो इलाका है, ये इलाका फेमस है ग्रेट आर्टिजन बेसिन के कारण। आप देख रहे होंगे कि बाकी इलाके जैसे जो जो रंग आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग रंग, अगर वो ग्रीन है तो समझ जाइए कि वहां पे थोड़ा सा वेजिटेशन ज्यादा है, और ये इलाका उसी इलाके में आता है। यहां पर आपको ग्रेट, एक मिनट,
थोड़ा सा साफ दिखना जरूरी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ग्रेट आर्टिजन बेसिन। अब ये क्या चीज है? इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे ना, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि आपको हिंदी में भी कोई परेशानी ना हो। हिंदी में इसको बोलते हैं उत्स्रुत कुआं या बेसिन कह लीजिए, ठीक है। उत्स्रुत बेसिन। अब ये क्या चीज है? इसको आम बोलचाल की भाषा में पाताल तोड़ कुआं। कहाँ मिल रहा था ये मैंने दिखा दिया है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई हार्ड रॉक है नीचे, ये जो सरफेस है ना हार्ड रॉक का सरफेस है, हार्ड रॉक मतलब ऐसा जो इम्परमिएबल है, अपारगम्य है, पानी इसके आर पार नहीं गुजर सकता, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला जो सिरा है ना, ऊपर वाला सिरा, इसमें कुछ कुछ फांक है। जैसे मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा ऐसे करके बना हुआ है और ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा गैप बना हुआ है। अब क्या होगा कि पानी इधर से जमा होना आरंभ हो जाएगा, ठीक है। ये पानी जमा हो गया, इधर से भी पानी आ गया और जमा हो गया। बहुत ही हाई प्रेशर में पानी का एक रिजर्वोयर यहां तैयार हो गया। जैसे ही प्रेशर बनेगा और ये एरिया में थोड़ा सा भी अगर फांक दिखाई दे दे तो पानी यहां से ऊपर आना शुरू होगा बहुत ही हाई प्रेशर में, ठीक है। इधर से जमा हो रहा है और यहां से तोड़ के निकल रहा है। ये उन जगहों पर होता है जहां ऊपरी सतह में ऐसी चट्टानें हों जिनसे पानी रिस के नीचे जा सके। तो जाहिर सी बात है कि या तो वो अवसादी सतह होगा या फिर चूना पत्थर का बना होगा। हम वापस आते हैं। तो अब ये एरिया जो है, ये वाला एरिया उसी टाइप का एरिया है और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पे खेती भी होती है, भेड़ भी पाले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावे ये आपने समझ लिया। अच्छा एक बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे पश्चिम वाला जो इलाका है रेगिस्तानी इलाका है, आबादी कम है। लेकिन ये पूर्व वाला जो इलाका है, इस इलाके में आपको नदी भी दिखाई देगी, मरे डार्लिंग, और साथ में कुछ टेबल लैंड भी दिखाई देंगे, साथ में कुछ पार्कलैंड भी दिखाई देंगे। अब ये जो पार्कलैंड होता है, ये जो पार्कलैंड होता है, इसका क्या सीन है, ये आपको ग्रेट आर्टिजन बेसिन के साथ ही पार्कलैंड भी दिखेंगे।
सवाना पार्कलैंड बोलते हैं इनको। इसमें होगा क्या, अब मान लीजिए ये घास लगा हुआ है, ठीक है, अब इसी में कोई पेड़ निकल गया, आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत खराब पेड़ बना हुआ है। अब ये दो पेड़ है, बीच में घास उगा हुआ है, ये हो गया हमारा पार्कलैंड, सवाना पार्कलैंड। पेड़ भी विशेष प्रकार का होता है, ऑस्ट्रेलिया में एक विशेष प्रकार का पेड़ विशेष रूप से पाया जाता है, और उस पेड़ का नाम है यूकेलिप्टस। ये सब आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और पूछा भी गया है अलग अलग लेवल पर। यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है, प्रकृति का आतंकवादी। मतलब एक प्रतीकात्मक नाम है, और ये नाम इसलिए मिला है क्योंकि यूकेलिप्टस की जो जड़ें होती हैं, नीचे पानी का जो भी सोर्स होता है उसको सोख लेती हैं। पानी बहुत ज़्यादा ये पेड़ इस्तेमाल करता है, और किसी क्षेत्र में अगर लगा दिया जाए तो भूमिगत जल का दोहन बहुत तेजी से होने लगता है, इसलिए इसको प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है। अब हम लोग वापस चलते हैं वहाँ पे जहाँ हम लोग बात कर रहे थे, ये आपने समझ लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे दो नदियाँ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को, एक डार्लिंग और दूसरा मरे। मरे मुख्य नदी है, उसकी सहायक नदी डार्लिंग है। डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में आपको दिखाई देगी। बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। कितनी पुरानी, तो ये समझ लीजिए कि जितनी पुरानी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है। हमको कमेंट में बताइएगा आप कि ये अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस देश में मिलेगी। अपलेशियन, ठीक है, यूराल, ये तीन नाम मैं लेने वाला हूं, और तीनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कहाँ मिलने वाली हैं। या फिर अरावली, ये तो आप जरूर जानते होंगे। अरावली, खासियत क्या है, ये चट्टानें पुरानी हैं और अपरदित होकर इनकी जो ऊंचाई है, वास्तविक या प्राकृतिक जो ऊंचाई थी वो काफ़ी कम हो चुकी है। उसी तरीके से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ना, प्राकृतिक विभाजन का भी काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक विभाजन कैसे, होता क्या है, अगर मान लीजिए कोई इलाका तट के सहारे है, समुद्री तट के सहारे, तो अगर वायु की दिशा ऐसे होगी इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि वायु अपने साथ नमी भी लेके आएगी। लेकिन अगर सामने चट्टान खड़ी हो, तब आप लोगों ने देखा होगा कभी कि भारत में भी पश्चिमी तट पर इसी तरीके से समानांतर चट्टानें खड़ी हैं, और उनका जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी गति को और दिशा को, दोनों को प्रभावित करने में विशेष महत्व है, विशेष भूमिका रही है। उसी तरीके से ये जो नमी युक्त हवाएं आती हैं, इनको ये रोकने का काम करती है, और इसके कारण ये जो इलाका है, मतलब यहां तक कुछ कुछ बारिश मिल जाए भले, लेकिन यहां तक आते आते पूरा खत्म हो जाता है, जो भी नमी है वायु के अंदर वो खत्म हो जाता है। तो इस इलाके में आपको रेगिस्तान मिलेगा बढ़िया से, उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में ही आपको नीचे की तरफ, यहां पर ये वाले इलाके में
ऑस्ट्रेलियन आल्प मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। अब ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मरे नदी यहीं से निकलती है, मर्रे नदी यहीं से निकलती है। और इसी इलाके में आपको माउंट कोस्युस्को, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगी, वो आपको साउथ में ही दिखाई देगी। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बीच में और आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। आप लोग ये वीडियो बिना एटलस के मत देखिएगा, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होगा और अच्छा नहीं लगेगा। जब दिमाग में कुछ नहीं जाता है तो बोर हो जाता है आदमी। बहुत अच्छे से एलिस स्प्रिंग दिखाया हुआ है। ये जो जगह है ऑयल एंड गैस के लिए प्रसिद्ध है, ऑयल एंड गैस। नाम क्या है? एलिस स्प्रिंग। इसके ठीक ऊपर इस वाले इलाके में, यहां पे आपको माउंट ईसा मिलेगा। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर एटलस में लोकेट कीजिएगा, माउंट ईसा। ये ऑयल एंड गैस के लिए हो गया, और ये हो गया सीसा, जस्ता, इस टाइप, या फिर चांदी, इस टाइप की चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे, इस वाले इलाके में, दिखाया नहीं है इसमें, तो यहां पे आपको ब्रोकन हिल मिलेगा। जगह का नाम है, घबराना नहीं है। और ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और विक्टोरिया में आपको, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये विक्टोरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसमें एक जगह है ओलंपिक डैम। ये यूरेनियम की खान है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि जो भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे प्लेसेस हैं जो किसी खनन गतिविधि से जुड़े हुए हैं, किसी मिनरल से जुड़े हुए हैं, कुछ खास तरह का कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कोई नदी है, वो आपके नज़र में आ जाए। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी अगर कोई सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो उसका भी आप जवाब दे पाए। हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ इसमें। नल्लार बोर प्लेन के बारे में हम लोग परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पर ग्रेट आर्टिजन बेसिन दिखाई दे रहा था, पताल तोड़ कुआं, और ऑस्ट्रेलिया में ताजे पानी का एक प्रमुख स्रोत है वो, उसी तरीके से यहाँ पर एक आपको आर्टिजन डिप्रेशन दिखाई देगा, उसको कहते हैं यूक्ला बेसिन। और ये मिलता है नल्लार बोर प्लेन के सहारे। ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं ऐसे बना हुआ है, ये है यूक्ला बेसिन। ठीक है, इसके अलावे
मैप उतना सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेक आयर, अंतः प्रवाह प्रणाली का एक शानदार उदाहरण है। अब इसमें है क्या कि बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं ऐसे इधर से, ठीक है, और आपको ऊपर से नीचे लेक का एक सीक्वेंस भी दिखाई देगा। वो लेक का सीक्वेंस हो सकता है आपसे पूछते, तो आपको पता होना चाहिए। लेक आयर के बाद लेक टोरेंस आपको दिखाई देगा, और लेक ब्लांचे दिख ही रहा है आपको साउथ में, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे निम्नतम स्थान है ये, समुद्र तल से 15 मीटर नीचे, और आंतरिक प्रवाह प्रणाली का हिस्सा है। यहाँ पे बरसात के दिन में पानी खूब भर जाता है, लेकिन बाकी दिन में साल्ट पैन बन जाता है, वाष्पीकरण के कारण पानी सूख जाता है और उसमें जो नमक है वो बचा रहता है। यहाँ पे ये जो इलाका है, ये जो आपको पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं। ये ऐसे, ये फ्लिंडर्स रेंज के नाम से जाना जाता है। फ्लिंडर्स रेंज, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, मान के चलता हूं मैं। और अगर हो रही है तो जरूर बताइएगा, मैं अगली बार से थोड़ा और बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा। अब इसकी खासियत क्या है? खासियत में अगर आप जाएंगे तो मैं इसको मिटा के, अब मान लीजिए कि इस तरीके से चट्टानों का जो है ना सीक्वेंस बना हुआ है, और भी रेंज है, आप एटलस से देख के उन रेंजेस के नाम जरूर नोटिस कर लीजिएगा। और बीच में खूब सुंदर रास्ता बना हुआ है। तो होता क्या है कि टूरिस्ट जितने भी है ना, वो इस जगह पे घूमने के लिए आते हैं, फिल्म की शूटिंग होती है, और लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो बड़ा फेमस जगह है, कभी अगर ऑस्ट्रेलिया घूमना हो गया तो आप फ्लिंडर्स रेंज जरूर जाइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोटा मोटी ऑस्ट्रेलिया में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे जहाँ से कुछ सवाल बनने की संभावना है, वो मैंने आपको बताया। इसके अलावे इसमें एक और चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। ये लाइन आप देख रहे होंगे, ऐसे करके गई हुई है। ये मकर रेखा है। मकर रेखा के उत्तर में उष्णकटिबंधीय जलवायु और दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको दिखाई देगी। और ये मकर रेखा जो है ना, एक लेक के बीचों बीच होके गुजरती है यहाँ पे। उस लेक का जो नाम है वो मैं लिख देता हूं, कौन सा कलर चुना जाए। उस लेक का नाम, ये वो लेक है, ठीक है। और इस लेक का नाम है लेक डिस अपॉइंटमेंट। ये आपको जो है ना दिख जाएगा, एटलस में दिया हुआ है, ठीक है। आप एटलस जरूर रेफर कीजिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, ऐसे फालतू में देखिएगा कुछ फायदा होगा नहीं। और ये यकीन मानिए, ऑस्ट्रेलिया से अगर कुछ भी गलती से पूछेगा ना, तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। लेक डिसअपॉइंटमेंट के बीचों बीच होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा गुजरती हुई आपको दिखेगी। तो ये था इसमें। अब एक चीज रह गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जो अलग अलग स्टेट हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता चल जाए। ये आप मैप देख रहे होंगे, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी पर्थ है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पकड़ने में, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले, उसकी राजधानी पर्थ। एक मिनट, ये मैं ले लेता हूं येलो। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और नॉर्थ
टेरिटरी की राजधानी डार्विन, और क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स, इसमें मैंने दो शहरों के बताए थे आपको नाम, न्यू कैसल जो आपको इसमें दिख रहा होगा, न्यू कैसल, न्यू कैसल, और उसके बाद आपको सिडनी दिखाई दे रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा न्यू कैसल की खासियत क्या है। और नीचे जाएंगे तो विक्टोरिया और आपको तस्मानिया दिखाई देगी। तस्मानिया तक हम लोग अभी नहीं पहुंचे थे। विक्टोरिया की राजधानी आपको मेलबोर्न दिख रही होगी, ये वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैप को जो है ना लार्ज फॉर्मेट में ले लेते हैं। हाँ, ये इसको मैं बड़ा करता हूँ। ताकि आपको साफ साफ दिखे। मैं चाहता हूं कि आप इस जगह पे फोकस करें, ये वाली जगह पे। यहाँ पे आपको टॉरेस स्ट्रेट मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अराफुर सागर, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो गया आपका टॉरेस स्ट्रेट, और इधर अराफुर सागर मैंने बता दिया। एक तरफ अराफुर सागर है, दूसरी तरफ कोरल सागर है। कोरल सागर। सवाल पूछेगा कि टॉरस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट जो है ना किन दो सीमांत सागरों को जोड़ती है? तो उसका जवाब होगा अराफुर सागर और कोरल सागर। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा नीचे चलने का प्रयास करता हूं। एक पैनल थोड़ा सा बागी होने का प्रयास कर रहा है, कोई नहीं, संभाल लिया जाएगा। यहां पे आपको बास स्ट्रेट, तो आप देखेंगे कि इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और साउथ का महासागर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे तस्मान सी है, और ये बास स्ट्रेट। अभी आरओ का जो एग्जाम हुआ था यूपी में, आरओ का जो एग्जाम हुआ था, तो आरओ के एग्जाम में यही सवाल आपसे पूछा गया था कि बास स्ट्रेट किनको अलग करता है। तो ये आप देखेंगे नीचे साउथ में थोड़ा सा फट गया है लगता है, ये आपको तस्मान द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही भाग है, और ऊपर ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि दिखाई दे रही होगी, वो दोनों के बीच में बास स्ट्रेट आपको दिखेगा। अब खास बात यह है कि तस्मान जो है ना मैरिनो भेड़ के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़, अब मेरिनो भेड़ से ऊन भी निकाला जाता है और प्लस में मांस का भी उत्पादन होता है इससे। और भेड़ पालन में बड़े बड़े फार्म लगे होते हैं, और उस फार्म में जो मजदूर काम करते हैं ना उनके लिए एक विशेष शब्द का इस्तेमाल होता है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो शब्द है जेकारू। पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावे हम लोग पुनः वापस आते हैं।
इस वाले मैप में। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ग्रेट बैरियर रीफ करके। ग्रेट बैरियर रीफ एक कोरल की बनी हुई रीफ है और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से पूर्व की ओर स्थित है, सागर में स्थित है और मकर रेखा से पूरी तरह से ऊपर है। इसकी जो अवस्थिति है मकर रेखा से ऊपर है। इसमें चट्टानों की अगर बात की जाए तो कम से कम 3,000 से ज़्यादा चट्टान मिल जाएंगे, मूंगे के चट्टान। और द्वीप की बात की जाए तो 600 से ज़्यादा द्वीप हैं इसमें। बायोडाइवर्सिटी से रिच है ये जो जगह है। इसमें आपको अगर नाम लेना हो किसी एक विशेष जानवर का, डुगोंग का नाम ले सकते हैं आप। डुगोंग मोटी चमड़ी वाली एक गाय समझ लीजिए, समुद्री गाय उपनाम है इसका, समुद्री गाय। या इसको फार्मर ऑफ द सी भी कहा जाता है। फार्मर ऑफ द सी मतलब सागर का किसान। खासियत क्या है? घास पात खाती है, शाकाहारी जीव है, किसी से कोई बैर नहीं है, बहुत मोटी चमड़ी होती है, लेकिन शिकार की वजह से ये इसका भी अस्तित्व जो है संकट में है। और इसकी अगर कैटेगरी की बात की जाए तो वल्नरेबल कैटेगरी में ये आती है, IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें। इसके अलावे आपको यहाँ पर हरा कछुआ दिख जाएगा, हरा कछुआ। ये मैंने 2 नाम बताए हैं, लेकिन आप ये जान जाइए कि जहाँ भी रीफ होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। और केवल ये 2 जानवर ही नहीं, और भी बहुत सारे जीव यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ का दृश्य बहुत अनुपम होता है, इसलिए बहुत लोग टूरिस्ट बनकर पर्यटन के ध्येय से आते रहते हैं। लेकिन नाव आने की वजह से, जहाज आने की वजह से ये जो पूरा इकोसिस्टम है खतरे में है। इसके अलावा तापमान की वजह से और प्रदूषण की वजह से, दोनों ही कारण से जो ये प्रवाल भित्ति है धीरे धीरे नष्ट हो रही है। और चौथे मास कोरल ब्लीचिंग। का सामना इन्हें करना पड़ा है। ठीक है, सामना करना पड़ा है। जब भी तापमान बढ़ जाता है या फिर प्रदूषण बढ़ जाता है तो जो कोरल है, जो पॉलिप है, उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरा आवास नष्ट होके जो उसके हरे भरे रंग होते हैं वो चेंज होके वाइट हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि कपड़े को धोने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। वही चीज़ कोरल के भी संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तापमान बढ़ने के कारण जब उनकी मृत्यु होने लगती है, उनका जो सेल है, कलरफुल सेल, वो चेंज होने लगता है, क्योंकि जो कोरल है वो उस स्थान को छोड़ के कहीं और पलायन करने लगते हैं। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ध्वस्त होने लगता है इसकी वजह से। चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें और क्या जानने लायक है। ऑस्ट्रेलिया के, पहले तो आप एक पूरा वर्ल्ड मैप देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जो भी तकनीकी शब्द मेरे द्वारा बोले जा रहे हैं आप उसे केवल सुनिएगा नहीं, नोट अवश्य कीजिएगा, ताकि एग्जाम में कभी आ गया तो आपको उसमें परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए
ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में आपको पपुआ न्यू गिनी दिखाई दे रही होगी। इसकी राजधानी पोर्ट मोर्सबी होती है, पोर्ट मोर्सबी। अब देखिए, ये वाला जो इलाका है इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया में, और आइरीन के नाम से जाना जाता है, आइरीन। और ये वाला एक अलग देश के रूप में आपको पपुआ न्यू गिनी के रूप में दिखाई देगा। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में महादेश का ख्याल आता है, लेकिन ये एक देश का भी नाम है, और उस देश के साथ साथ बाकी जो देश जुड़े हुए हैं वो महादेश का हिस्सा है या फिर एक भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो उनके लिए दो तकनीकी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है ऑस्ट्रेलेशिया, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया देश के रूप में आ जाएगा, पपुआ न्यू गिनी शामिल हो जाएगा इसमें। मैं जानता हूं क्लास थोड़ा सा हेवी हो रहा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और काम बहुत सॉलिड होना चाहिए, और न्यूजीलैंड आ जाएगा। उसी तरीके से एक और भौगोलिक क्षेत्र बताने के लिए एक और तकनीकी शब्द प्रयोग किया जाता है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, वो है ओशेनिया। ओशेनिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, और माइक्रोनेशिया। एक मिनट, अच्छा ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। अब ये क्या है, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, क्षेत्रीय समूह, और एक खास भौगोलिक क्षेत्र में होने के कारण कुछ खास विशेषताओं के कारण इनका नामकरण किया गया है। और ये आपको जरूर पता होना चाहिए, कई बार सवाल पूछ देता है राजधानी से संबंधित या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित, या फिर वो किस ग्रुप का हिस्सा है, इससे संबंधित सवाल आते हैं। छोटे देश हैं, आपको एटलस देख के याद करना पड़ेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक मैप दिखाकर थोड़ा सा आपका काम आसान कर सकूं। तो ये है वो मैप, ठीक है। मोटा मोटी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम मेलानेशिया की बात करते हैं। मेलानेशिया में आप देख रहे होंगे न्यू गिनी पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो शामिल है। तो एक हिस्सा इंडोनेशिया का हो गया और एक हिस्सा पपुआ न्यू गिनी का हो गया। और अच्छा, इसमें न्यू गिनी में एक आपको चोटी मिलेगी जो कि ऑस्ट्रेलेशिया की सबसे बड़ी चोटी है। कौन सी चोटी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा देख के। मेलानेशिया में कौन कौन से देश शामिल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है सोलोमन आइलैंड, दूसरा है वनुआतू, तीसरा है फिजी, और ये न्यू कैलिडोनिया आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इन तीनों देशों की पहले तो राजधानी जाननी है।
कमेंट में करना है, बताना है आपको कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है, सोलोमन आइलैंड की कौन सी राजधानी है, वनुआतू की कौन सी राजधानी है, फिजी की कौन सी राजधानी है। और आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी ने फिजी का और सोलोमन आइलैंड का पूछ लिया है राजधानी क्या होती है। दोबारा रिपीट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न्यू कैलिडोनिया किस देश के अंडर में आता है, ये आपको बताना है, देख के नेट का प्रयोग करना है और बताना है कि न्यू कैलिडोनिया किस देश में शामिल है, किसके अंडर में आता है। मेलानेशिया के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में मेरियाना आइलैंड, नॉर्थ मेरियाना, ठीक है, कैरोलाइन आइलैंड, मार्शल आइलैंड और किरीबाती। आपको किरीबाती की राजधानी का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के पूर्व में आपको पॉलिनेशिया दिखाई देगा। पॉली का मतलब होता है अनेक, बहुत, और मेलानिन, मेला शब्द मेलानिन से बना है और वो मतलब काली त्वचा होने के लिए जिम्मेदार होता है, तो उसके हिसाब से। और माइक्रो का मतलब आप जानते ही हैं, छोटा होता है। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। पॉलिनेशिया में आपको हवाई आइलैंड सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा। हवाई आइलैंड पूरी तरीके से ज्वालामुखी से बना हुआ है और इसमें एक आपको चट्टान के बारे में पता होना चाहिए, चोटी के बारे में, मौना की और मौना लुआ। अच्छा, हवाई आइलैंड में ही पर्ल हार्बर था, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान ने हमला कर दिया था और उस हमले के बाद अमेरिका को मजबूर होके द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप इसका लोकेशन देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है और अमेरिका इसके भी और पूर्व में आप जाइएगा तो काफ़ी दूर स्थित है। तो हवाई आइलैंड की स्थिति ऐसी है कि दूर दूर तक मुख्य भूमि आपको मिलेगी नहीं। तो इस वजह से पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में ये जगह प्रयोग की जाती है, पोर्ट ऑफ कॉल। अब ये क्या चीज़ है, मान लीजिए आप किसी लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं, आपने कोई शिप पकड़ रखा है, तो बीच में ये जो है ना, ठहरने का एक शॉर्ट टर्म में ठहरने का स्थान हो गया। आप यहाँ पे जलपान कर सकते हैं, अपना ईंधन वगैरह जो भी लेना है, रसद पानी ले सकते हैं। ऐसी जगह के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, पोर्ट ऑफ कॉल। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे पॉलिनेशिया में एक दो और कंट्री हैं जो आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे टोंगा और समोआ, बाकी और भी हैं, कुक आइलैंड है और भी छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन ये दो जरूर पता होना चाहिए आपको, टोंगा और समोआ। इनके नाम जानने के साथ साथ आपको इनकी राजधानियां भी जाननी है। एटलस में आप आराम से देख सकते हैं, मैंने लोकेट कर दिया है। आपको क्या करना है, उनको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो है ये। अभी में हम लोग बात कर रहे थे ना छोटे छोटे आइलैंड के बारे में। इन छोटे छोटे आइलैंड्स के बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। और आप देखेंगे इसमें बीच बीच में सीधी ना आके कहीं कहीं घूमी हुई है ये लाइन, कहीं कहीं टेढ़ी हो गई है, कहीं कहीं पूर्व में चली गई है, कहीं कहीं पश्चिम में चली गई है। तो आपसे पूछे गया, ठीक है, कि समोआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में है या पश्चिम में है। तो जैसे कि आप लिखा हुआ देख रहे होंगे, 2011 तक समोआ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित था, लेकिन अभी इसकी स्थिति जो है पूर्व में आ गई, इधर आ गया है। समोआ जो है आपको यहां मिलेगा, समोआ पूर्व की तरफ, ठीक है। तो किस देश का लोकेशन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व की तरफ है, छोटा छोटा जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनके संदर्भ में, और किसका पश्चिम की तरफ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। मान लीजिए कोई आदमी यहाँ से चला,
12 अगस्त को चला मान लीजिए, और उसी दिन यहां पहुंच गया, पार कर गया, यहां आ गया। आप मुझे बताएंगे कि अगर यहां 12 अगस्त हो रहा है तो यहां कौन सी तारीख होगी? 12 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस डेट के संदर्भ में तो होगा ही, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि 12 अगस्त को, मान लीजिए मैं एक ऐसा मान के चलता हूं कि केन से कोई आदमी चला और वो टोंगा पहुंच गया, उसी दिन पहुंच गया। 12 अगस्त को चला था, बहुत निकट है दोनों एक दूसरे के, और जहाज तेज थी, एक ही दिन में टोंगा पहुंच गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व हिस्से में, पश्चिम से चला और पूर्व की ओर क्रॉस कर गया वो, तो उसकी तारीख में क्या अंतर पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझ लिया। माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया देख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बच गया समझने के लिए? देखते हैं आगे क्या मिलता है आप लोगों को। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का ये मैप आज हमने पूरा कर दिया। ठीक है, अगर कुछ बच गया है तो मैं अगली क्लास में पूरा कर दूंगा। आप लोगों को करना क्या है, इस क्लास को आप लोग ऐसे मत देखिएगा, एटलस का इस्तेमाल करते हुए देखना है। एटलस और एक ब्लैंक कॉपी लेना है, पेन लेना है, और जितने भी मैंने लोकेशन बताए हैं आपको, मिनरल के बारे में बताया है, नदियों के बारे में बताया है। चलिए, एक चीज़ हमको अभी ध्यान आ रहा है, आपको बता ही देता हूँ मैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा डार्लिंग नदी और मरे नदी। मरे मुख्य नदी है और डार्लिंग उसकी सहायक नदी है। इन दोनों का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पर आपको एक सिटी मिल जाएगी जिसका नाम है, नहीं मैं इसको सीधा लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। इसका नाम है मिलदूरा। पूछने की संभावना कम है, लेकिन क्या पता कभी मूड घूम जाए। मिलदूरा एक तरह से मिलन शहर है, संगम सिटी जैसे प्रयागराज हमारे यहाँ है, उसी तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया में एक संगम सिटी मिल जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया का ये सेगमेंट आज पूरा हुआ, अगली बार हम किसी और कंटिनेंट का शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, देखिए अभी क्रैश कोर्स के रूप में ना हमारी तरफ से हिस्ट्री की क्लासेस ली जा रही हैं। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, कुछ तबीयत खराब है किसी का, तो इस वजह से क्लास थोड़ी बाधित हो रही है, लेकिन वो कंटिन्यू हो जाएगी। और समय से आपको जो भी वादा हम लोगों ने किया है क्रैश कोर्स पूरा करने का, वो हम पूरा कर देंगे। आपको कोई अगर मान लीजिए तैयारी से दिक्कत है, तैयारी के संदर्भ में, तो ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद बस ये है कि आपकी जो तैयारी हो रही है उसमें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी अगर आती है तो आपको हर तरीके से हमारी जितनी क्षमता है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से आपकी मदद की जाए। और जो भी क्लासेस हैं उसके संदर्भ में आपके जो भी विचार हैं आप हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, जो आज क्लास लिया मैंने, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों के बीच में शेयर कीजिए ताकि इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और कंटिनेंट के साथ मैपिंग को अवश्य आपके साथ पूरा करूंगा मैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दबा के पढ़ते रहिए, पीटी निकालिए, और मेंस में हम लोग साथ में मिलके कमाल करेंगे। चलिए।